हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्नातक। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी बुक है इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसको हम इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। इसका चैप्टर नंबर 3 आपके सामने लेके आया हूँ, नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपका, और बहुत से क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम क्या होती है। बड़े ही सिंपल वे में आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो मैं एनपी लिख रहा हूँ, दिस इज फॉर द नेशनल प्रोडक्ट, और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है एनआई, ये नेशनल इनकम के लिए है। ठीक है, दो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता के चल रहा हूँ, नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट। आपको पता है एक देश की बाउंड्री के अंदर होने वाले किसी भी प्रोडक्शन को हम नेशनल प्रोडक्शन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 10 पेन बनाए, मैंने 10 पेन बनाए हैं, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में मैंने 10 पेन बनाए हैं, और इनकी कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज़ है। मतलब 10 पेन मैंने बनाए हैं, इनकी कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज़। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो मैंने प्रोडक्शन किया है वो 10 पेन का किया है, और मेरी जो इनकम है वो कितनी है, वो 20 है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि नेशनल प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम आर बोथ सेम, दोनों की दोनों चीज़ें सेम होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं समझूँ कि मैंने यहाँ पे एक तरीके से बोल सकता हूँ कि मेरे पास 5 नोटबुक्स हैं, ठीक है, मेरे पास 5 बुक्स हैं, ठीक है, 5 बुक्स है मेरे पास। अब इनकी कॉस्ट एक तरीके से 25 रुपीज़ है, ठीक है, और एक पूरे साल में मैंने इतनी ही बुक्स का प्रोडक्शन किया है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो नेशनल जो मेरा प्रोडक्शन है वो 5 बुक्स का है, और एक तरीके जो इनकम है वो मेरी 5 रुपीज़ की है। तो यहाँ पे आपको ये समझ के चलना है कि नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट बोथ आर सेम, और आप बोल सकते हो ये काफ़ी समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ समझाना आपको। सो नेशनल प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम इज अ सिंगल मेजर एंड मॉनिटरी टर्म्स। क्या होता है, मॉनिटरी टर्म्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, जो एक तरीके से फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं उन्हीं की एक तरीके से कैलकुलेशन आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, services that acquires to the normal resident of the country as a result of their production effort during a year। मतलब उन्होंने कितना प्रोडक्शन किया है, उनके कितने एफर्ट्स हैं एक तरीके से प्रोडक्शन को करने को। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे के पूरे साल में उन्होंने 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, 100 रुपये का मतलब 100 कोई प्रोडक्ट बनाए हैं, और उनकी कॉस्ट उसकी जो कॉस्ट है इक्वल टू 200 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 100 जो है आपका, इधर जो 100 है वो एक तरीके से प्रोडक्शन के लिए है, और यहाँ पर एक तरीके से 200 है वो इनकम है। दोनों के दोनों आपस में रिलेट करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रोडक्शन एंड इनकम बोथ आर सेम इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हर जगह सेम नहीं होती, कहीं कहीं पे वेरिएशन भी होती है, उनको हम अलग तरीके से समझेंगे। बट यहाँ पे आपको ये समझना है कि प्रोडक्शन और इनकम को एक तरीके से समझा जा सकता है, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगी वैसे वैसे इनकम भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। नाउ वेदर कैरिड आउट एट अ होम और एन अब्रॉड, और इसमें होम और अब्रॉड दोनों की एक तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट एडवर्सली इफेक्टिंग द इनिशियल कैपिटल स्टॉक। एक तरीके से आपका इनिशियल कैपिटल स्टॉक होता है, उसमें कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो इनिशियल कैपिटल स्टॉक है उसमें कोई भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, और स्टॉक ऑफ द कंट्री और कंट्री के स्टॉक के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इनिशियल कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे होते, इनिशियल कैपिटल स्टॉक में नो चेंजेस, और इसमें इनकम आप अब्रॉड और जो आपके अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, इनसाइड द जो तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी काउंट करते हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट। आप नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आता है नेशनल प्रोडक्ट, यानी एनपी की बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम यानी कि एनआई की बात कर रहे हैं। सो नेशनल प्रोडक्ट यानी कि एनपी एंड नेशनल इनकम एनआई बेसिकली इज अ मेजर इन द मॉनिटरी टर्म्स। तो इनको मॉनिटरी टर्म्स में मेजर किया जाता है, और द टोटल अमाउंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज वो है कितना। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, यहाँ पर बात की जा रही है वो है कितना। सो द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हम देख रहे हैं कि कितना एक तरीके से हम नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट को मेजर कर रहे हैं। मॉनिटरी टर्म्स का मतलब क्या है कि पर ईयर एक तरीके से आप हिसाब लगाएंगे कितना प्रोडक्शन हुआ है और कितनी इनकम आपने जनरेट करी है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सेकेंडली देखा जाए जो प्रोडक्शन है या फिर इनकम है, इन दोनों को देखा जाए नेशनल लेवल पर, तो देख सकते हो सेकंड एनपी है एंड एनआई इज इन फ्लो प्रोडक्शन। ये कैसे प्रोडक्शन होते हैं, दीज आर द फ्लो प्रोडक्शन। इन फ्लो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस विच जनरेट गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इसमें एक तरीके से पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है। किसकी बात अपन कर रहे हैं यहाँ पर, पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। विदाउट टाइम पीरियड देयर कैन नॉट बी एनी प्रोडक्शन, और विदाउट टाइम पीरियड यहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, फिर उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे अपन। इस वजह से हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन और एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड आपका। ठीक है, सो विदाउट टाइम पीरियड देयर कैन नॉट बी प्रोडक्शन, नोबडी स्पीक ऑफ द आउटपुट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और हम एक तरीके से एट द पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन हो रहा है। मान लीजिए एक तरीके से आप बोल रहे हो 25 पेन्स को आप बना रहे हो, बट
उसके लिए आपको टाइम भी बताना होगा कि कितने टाइम में इतना मैन्युफैक्चर आप कर रहे हो, यानी इतना आप जो पेन का बना रहे हो पूरा का पूरा, ये इसमें टाइम कितना लग रहा है, 25 पेन को बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे क्लियर आउट होती हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है बीइंग अ फ्लो। अब क्या है, बीइंग अ फ्लो प्रोडक्शन कैन बी मेजर ओनली फॉर अ डिफरेंट पीरियड। एक तरीके से फ्लो प्रोडक्शन है, एक तरीके से क्या है, फ्लो प्रोडक्शन होने की वजह से हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं कैन बी मेजर ओनली फॉर डिफरेंट पीरियड, यानी कि डिफरेंट पीरियड्स में इसको मेजर किया जा सकता है, डिफरेंट पीरियड में इसको मेजर कर सकते हैं। द यूनिट ऑफ द टाइम फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एनपी एंड एनआई जनरली 1 ईयर, और एक तरीके से इसको 1 ईयर के टाइम फेज में ही कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि 1 ईयर के टाइम फेज में इसको कैलकुलेट किया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को भी समझा जा सकता है। इवन आप ये भी बोल सकते हो कि विदाउट टाइम पीरियड, मतलब कि विदाउट टाइम पीरियड इसका कोई भी महत्व रह नहीं जाता। ठीक है, आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट हमारे सामने आता है कि थर्ड एनपी और एनआई को किस तरीके से और इजीली समझा जा सकता है। तो आपको ध्यान देना, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को माइंड में रखना, जो मैंने यहाँ पे बताने की आपको कोशिश की है। तो थर्ड एनपी एंड एनआई मेजर गुड्स एंड सर्विसेज विच एक्वायर्ड टू अ कंट्री ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्शन एफर्ट एंड इज एक्सक्लूड ऑल गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव अदरवाइज। अब यहाँ पे हम क्या बात करें, यहाँ पे आपको फोकसली देखना है कि यहाँ पे जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो की बात हो रही है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव जो किए गए हैं, जो रिसीव किए गए हैं, अदरवाइज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी रिसीव बाय द कंट्री एज अ गिफ्ट और एड फ्रॉम द अदर कंट्री और फोर्सिंग रेपरेशंस थ्रू द प्राइस एक्सेट्रा। मतलब इसमें किन किन चीज़ों को किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एड मिली है, एड इन दी सेंस क्या है, अगर किसी भी इकोनॉमिकल क्राइसिस में हो तो दूसरी कंट्रीज आपको एड वगैरह देना स्टार्ट कर देती हैं। अब उस एड को भी इसमें कंक्लूड किया जाएगा। डिफरेंट जो गिफ्ट मिलते रहते हैं, डिफरेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं, पीएम, प्रेसिडेंट, इन सबको, उनके गिफ्ट वगैरह को भी इसमें एक तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है थर्ड एनपी और एनआई में। तो अलग अलग चीज़ों को वी शुड बी मेजर हियर। ठीक है, इतना आपको यहाँ याद रखना है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। अब अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, किस किस तरीके से नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग फर्स्ट 2 कैटेगरीज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज की जो कैटेगरीज हैं उनको भी यहाँ पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, एक्सक्लूड दोज मेंशन अंडर द थर्ड कैटेगरी, और कुछ जो थर्ड कैटेगरी में उनको भी डिटेल में देखेंगे। जैसे कि बताया गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द मार्केट इकोनॉमी। अब गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट इकोनॉमी के द्वारा प्रोड्यूस करी जा रही हैं। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉन मार्केट इकोनॉमी, जो नॉन मार्केट इकोनॉमी के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही हैं। तीसरा बोल सकते हैं गुड्स एंड सर्विस एक्सक्लूड फॉर द एनपी एंड एनआई। अब यहाँ पे एनपी यानी कि जो मैंने भी समझाया आपको, नेशनल प्रोडक्शन और नेशनल इनकम, उसके आधार पर भी इसको क्लैरिफाई किया जा सकता है। तो गुड्स एंड सर्विस एक्सक्लूडेड उसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, आप या फिर इनको ऐसा बोल सकते हो कि उनके अंदर से थोड़ा बाहर रखा जाता है उसको। ठीक है, तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, जो चीज़ें ध्यान देनी है आपको वो ये है, फॉर नॉट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग अ ईयर आर इंक्लूड एट एनपी एंड एनआई। मतलब और सारी की सारी चीज़ों को उसके अंदर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। वैसा नहीं कि सारी की सारी चीज़ों को आप इसमें कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसको आप इससे बाहर रखते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ आएगा। इट इंक्लूड ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इसके अंदर डाला जाता है। जो अब जो प्रोसेसिंग में है उनको इसके अंदर नहीं डाला जा सकता। एक्सक्लूड ऑल दोज गुड रिसीव फ्रॉम द प्रोडक्शन और द फॉर्मर। इन अदर वर्ड एनपी एंड एनआई इंक्लूड ओनली गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर फाइनली इमर्ज ऑफ द ईयर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। अब यानी कि उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को रखा जा सकता है जो ऑलरेडी एक तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं जो एक तरीके से प्रोसेस में है उनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। सो एंड एक्सक्लूड ऑल दोज यूज ऑफ मटेरियल ऑफ द इंग्रेडिएंट, मतलब बाकी सारी की सारी चीज़ों को इससे बाहर रखा जाएगा जो एक तरीके से बन के तैयार नहीं, यानी कि इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं उनको इससे बाहर रखा जाएगा, ऑफ द कंजम्पशन से बाहर रखा जाएगा। यानी कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, यानी कि द गुड्स विच आर नॉट रेडी, और जो बीच के हैं जिनसे एक तरीके से मिलकर सामान बना है, बहुत से इंटरमीडिएट ऐसे गुड्स होते हैं, उसको इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे। वी एक तरीके से बोल सकते हैं ना, वी काउंट ओनली द थिंग्स जो एक तरीके से पूरी की पूरी तरह रेडी हो चुकी हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आता है फिफ्थ वाला, ये भी ध्यान से समझते हैं। 5 NP and NI is the great aggregate measure of the goods and services producing during the current year only and do not include any element of the past production। यानी कि करंट ईयर की बात इसमें आप करते हो, जो पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं या फिर जो प्रोडक्शन हुआ है या फिर जो डिफरेंट जो सीट्स होती हैं उनको इसमें कंक्लूड नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट डे के सिनेरियो को ही लेके यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ओल्ड गुड्स like old house, old car, refrigerator, TV sets, etc. produced in some past
पीरियड कैन नॉट बी काउंटेड इन करंट ईयर, मतलब करंट ईयर में पास्ट की चीज़ों को काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, हिसाब बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, इसी वजह से हम उस चीज़ को अलग रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप बोल सकते हो जो आपका प्रोडक्शन हुआ है पुराना, उसमें नई फिर नई फाइनेंशियल ईयर में थोड़ी उसको काउंट कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग सो वुड बी डबल काउंटिंग, इससे क्या हो सकता है, डबल काउंटिंग हो जाएगा, और डबल काउंटिंग होने से बहुत सी प्रॉब्लम होती है। उससे क्या होता है, जो प्रॉपर जो एक तरीके से शीट बनती है वो नहीं बन पाएगी, और ये आपकी बैलेंस शीट भी एक तरीके से मैच नहीं करती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो ठीक नहीं है। नेक्स्ट आता है सेकेंडली, ड्यूरेबल यूज कैपिटल गुड्स विच इज प्रोडक्शन फॉर द सेवरल ईयर्स आर देन एम्बोडीमेंट of the country production efforts in the past. As a result of their use in their production, their productivity efficiency diminishes, they depreciate. This depreciation of the capital good in the production is also known as capital consumption. एवं कैपिटल कंजम्पशन यहाँ पे हम समझना पड़ेगा, जो डेप्रीशिएशन हो रहा है, जो डेप्रीशिएशन हो रहा है, अब ये डेप्रीशिएशन किसकी वजह से हो रहा है, डेप्रीशिएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस डेप्रीशिएशन की जो मेन वजह है वो ये है, एज अ रिजल्ट ऑफ द यूजेज ऑफ प्रोडक्शन देयर प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से एक तरीके से वो क्या हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी यहाँ पे कम होती जा रही है। अब उसी एफिशिएंसी डिमिनिश यानी कि खत्म होने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे सामने, द पार्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स कंज्यूम्ड इन अ करंट प्रोडक्शन प्रेजेंट एट द क्लेम ऑफ पास्ट प्रोडक्शन ओवर अ करंट प्रोडक्शन, यानी कि पास्ट प्रोडक्शन और करंट प्रोडक्शन के बीच में आपको एक तरीके से फ़र्क पता होना चाहिए क्या प्रॉब्लम चल रही है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पुरानी चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है, नई चीज़ों को भी इंक्लूड कर दिया है, तो एज जो आपको पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, और बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप बोल सकते हो जो क्लैरिफिकेशन चाहिए होती हैं वो निकल के नहीं आ पाएंगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अपन। नेक्स्ट आता है 6 नेशनल प्रोडक्ट इज द मेजर ऑफ द रिजल्ट प्रोडक्शन बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। इसमें जो 6 नेशनल प्रोडक्ट हैं, इसमें आप बोल सकते हो इसमें जो रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री होते हैं उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, और उनके ही ऊपर सारी की सारी चीज़ों को आप बोल सकते हो निर्भर करता है। ठीक है, जो रेजिडेंट ऑफ द कंट्री हैं उनकी ही सारी की सारी चीज़ों को, उनके कंजम्पशन वगैरह लेवल को भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो NP and NI is a measures of the result of the production effort of the normal resident of the country, whether their production efforts are carried out at home or abroad. In other words, the concept of the NP and NI is the measure of the production due to the national resources, respective of where the production takes place. On other hand, there is a territorial concept of production according to which whatever production takes place within the territorial boundaries of the country, respective of the who participate in the production and to whom the production belong, is known as a country domestic production. यहाँ पे कंट्री की डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें, यानी कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी सेक्टर में हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आप काउंट करोगे। ऑल द थिंग्स, एक तरीके से जो कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है वो सारी की सारी चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, तभी एक तरीके से प्रॉपर डेटा आपके सामने निकल के आ पाता है। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है GNP इज इक्वल्स टू GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे आपको याद रखना जो GNP है इसमें आपको GDP प्लस करो तो नेट फैक्टर इनकम और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट आपका 11th और 12th का आ गया। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट आपका 11th और 12th का है जो आप लोग पढ़ के आए हो, और GNP के कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखे हैं, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये थोड़े याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये थोड़ी याद करने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है आपका NNP, तो आप बोल सकते हैं NNP इज इक्वल्स टू NDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो आपका जो NNP इज इक्वल्स टू NDP प्लस नेट फैक्टर इनकम, यानी कि जो नेट फैक्टर इनकम है आपकी, इसमें एक तरीके से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि जो बाहर की इनकम है उसको भी इसमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी आपकी NNP से NDP पे आप जा पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके सामने, लेट अस नोट दैट व्हाइल द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंजम्पशन अकाउंट फॉर द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस एंड द नेट concept of the NP as well as in DP, the amount of the net factor income from the raw account for the difference between the concept of the national product and domestic product। अब यहाँ पे यही सारी की सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। यहाँ पे क्या है, NNP से अगर आपको GNP माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन, अब NNP है, अब NNP इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं GNP माइनस डेप्रीशिएशन करा, यानी कि जो भी घाटा हो रहा है उसको यहाँ से हटाया जा सकता है। उसी तरीके से NDP इज इक्वल टू GDP माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन, तो GNP इज इक्वल टू GDP प्लस
ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम, और इसमें आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाला वो भी आ जाएगा। दूसरा बोल सकते हो एनएनपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये थोड़ी चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी है, ठीक है, ये और याद भी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एग्रीगेट अकाउंटिंग टू द बेसिक ऑफ द वैल्यूएशन। अब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूएशन समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्रीगेट, और इनकी क्लासिफिकेशन को भी देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, द फैक्टर कॉस्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द इनपुट्स दैट गो इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। इट कंसर्न ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन दैट मेक प्राइस। ऑन द अदर हैंड इट्स इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स। इट इज द प्राइस दैट द बायर पेज टू परचेज द कॉमोडिटी। मतलब क्या है कि इसमें ये आप बोल सकते हो कि आपने कोई सामान खरीदा है, ठीक है, आपने कोई सामान खरीदा, उसके लिए आपने कुछ पे आउट भी किया है, तो आप बोल सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू द बेसिक वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्या कीमत हो सकती है। मतलब कोई आप ग्रॉसरी वगैरह भी ले रहे हो तो आपको पता होता है उसका सामान की वैल्यूएशन क्या हो सकती है, उसी के आधार पे आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट करते हैं, और ताकि उसकी वैल्यूएशन के बारे में जानकर ही एक तरीके से पे आउट किया जाता है, ठीक है। आपको ये थोड़ा ध्यान देना था। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रॉम नेशनल प्रोडक्ट टू नेशनल इनकम। अब नेशनल जो आपकी नेशनल प्रोडक्ट है उस और नेशनल इनकम, ये कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था, यहाँ पे भी ध्यान से समझ लेते हैं। सो अ नेशनल प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ नेशन। यानी कि नेशन के अंदर प्रोड्यूस हुए वो सारी की सारी चीज़ें हैं, यानी कि कोई भी चीज़ हो सकती है जो नेशन के अंदर प्रोड्यूस हुई है। एंड नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम क्रिएटेड बाय द प्रोड्यूसिंग द नेशनल प्रोडक्ट। अब एक तरीके से मैंने बताया था, आपने एक तरीके से 5 पेन बनाए, वो नेशनल प्रोडक्ट हो गया। वो 5 पेन एक तरीके से आपने बेचे कितने में, 10 रुपये में बेचे, तो एक तरीके से वो आपकी नेशनल इनकम हो गई, ठीक है। अकाउंटिंग आइडेंटिटी की बात यहाँ पर हम कर लेते हैं, तो नेशनल इनकम इक्वल नेशनल प्रोडक्ट, द प्रोडक्शन ऑफ $1 ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्रिएट $1 ऑफ इनकम। यानी कोई भी चीज़ $1 की बनाया आपने कोई प्रोडक्ट और उसको $1 में ही बेच दिया, वो आपकी नेशनल इनकम हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इन सारी की सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना था, ठीक है। अब आता है डिफरेंट प्रोडक्ट इनकम एग्रीगेट एंड देयर इंटर रिलेशंस, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। तो ग्रॉस एंड नेट, अब बात करें ग्रॉस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट अपॉन में नेशनल एग्रीगेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक तरीके से आप बोल सकते हो अपॉन में है ये चीज़ें, यहाँ पर मैंने नाइन लगाई तो अपॉन में है ये चीज़ें, इसके नीचे एग्जैक्टली है, इसके नीचे है। सो जीएनपी इज एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल final goods and services acquired to a country as a result of the production efforts of its residents over a year. GNP is a gross measure of current production of the country because it's include consumption of a fixed capital. यहाँ पे एक सारी की सारी चीज़ें आपको बोल सकते हो फिक्स कैपिटल के आधार पर ही बोल सकते हो जमाई गई हैं। तो दस NNP इज इक्वल्स टू GNP माइनस कैपिटल कंजम्पशन, यानी कि NNP से GNP कर रहे हो आपको तो माइनस करना पड़ेगा कैपिटल कंजम्पशन, तो आप उस रिजल्ट पे पहुंच जाओगे जो कि ऊपर बताया गया कि जीएनपी इज एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो सारे की सारी वैल्यूएशन यहाँ से हो रही है अकॉर्डिंग टू द कंट्री द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्शन एफर्ट्स ऑफ इट्स रेजिडेंट्स ओवर अ ईयर, और कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है ओवर द ईयर, ये भी यहाँ से वैल्यूएशन निकाली जा सकती है। सो जीएनपी इज अ ग्रॉस मेजर ऑफ करंट प्रोडक्शन, और एक तरीके से क्या है ये आपको ध्यान देना, जीएनपी इज अ ग्रॉस मेजर ऑफ करंट प्रोडक्शन, एक तरीके से करंट प्रोडक्शन की बात कर रहा है ऑफ द कंट्री बिकॉज इट इंक्लूड कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल। और इससे क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, जो कि नीचे भी बताया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट इनकम एग्रीगेट्स एंड देयर इंटररिलेशंस की बात करें। सो ग्रॉस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट इनकम एग्रीगेट माइनस मार्केट प्राइसेस एंड द फैक्टर कॉस्ट। सो किस तरीके से होता है, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस कैपिटल कंजम्पशन, और एनएनआई माइनस जीएनआई माइनस कैपिटल कंजम्पशन। तो एग्जैक्टली आप कहाँ पहुँचेंगे, यू शुड बी ऑन दैट साइड कि ग्रॉस एंड द नेट जो नेशनल प्रोडक्ट है अपॉन में नेशनल एग्रीगेट माइनस करेंगे मार्केट प्राइस एट अ फैक्टर कॉस्ट। सो एनएनआई माइनस जीएनआई माइनस कैपिटल कंजम्पशन एज द सेम। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट इनकम एग्रीगेट्स एंड देयर इंटररिलेशंस। सो net factor income from abroad is a different between any national and then corresponding domestic product or an income aggregate, whether gross or net and whether value in terms of market price or a factor cost. तो आप बोल सकते हो इसमें GNP इज इक्वल्स टू GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड नेक्स्ट आ सकता है आपका NNP इज इक्वल्स टू NDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट प्लस
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आप जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई हैं यहाँ से ही यहाँ पे मैं जाऊँगा। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन एनी नेशनल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है। So product of the net income aggregate whether gross or the net and whether value in terms of the market prices or a factor cost। ठीक है, अब आता है डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है आपकी। सो डिस्पोजेबल इनकम इज इन सिंपली आफ्टर टैक्स पर्सनल इनकम, इनको बोलते हैं द टैक्स पर्सनल इनकम बोला जाता है इनको। इट इज नोन एज ए डिस्पोजल इनकम। इनकम ऑल टैक्स लाइबिलिटीज हैविंग बीन मेट द बैलेंस कैन बी डिस्पोजल अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस ऑफ द इनकम ओनर, यानी कि उसकी खुद की प्रेफरेंसेस होती हैं, उसके आधार पे ही आप डिस्पोजल इनकम में उसको कैलकुलेट कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि डिस्पोजल इनकम इन सिंपली आफ्टर टैक्स पर्सनल इनकम, यानी कि आफ्टर द टैक्स पर्सनल इनकम, यानी कि आफ्टर टैक्स के बाद जो पे आउट इनमें हो रही है उसमें एक तरीके से डिस्पोजल इनकम को उसके आधार पर देखा जाता है। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। आती है पर कैपिटा इनकम, तो आपको पता है पर कैपिटा इनकम बड़ी आसानी से निकाल सकते हो आप कि एक कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको डिवाइड किससे करोगे, इनकम से, या फिर एक तरीके से ऊपर इनकम रखो नीचे पॉपुलेशन रखो, ठीक है, तो ये आपकी एक तरीके से निकल के आएगी। तो पर कैपिटा इनकम आप बोल सकते हो पॉपुलेशन अपॉन में क्या हो सकता है, एक तरीके से जीडीपी हो सकती है। तो इससे आप एक तरीके से क्या निकाल सकते हो, पर कैपिटा इनकम निकाली जा सकती है। तो पर कैपिटा इनकम इज एन एवरेज इनकम विच एवरेज रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री वुड गेट इफ द टोटल नेशनल इनकम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द इनहैबिटेंट, यानी कि जितनी भी जीडीपी है कंट्री की उसको सारे के सारे लोगों में बांट दिया जाए, तो आप बोल सकते हो पर कैपिटा इनकम आपकी यहाँ पर निकल के आ चुकी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास चेंजेस इन प्राइसेस नॉमिनल एंड रियल नेशनल इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेंजेस ऑफ प्राइसेस की बात कर रहे हैं, तो नॉमिनल एंड रियल नेशनल इनकम के आधार पर। सो गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूट एनी नेशनल और डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूट एज अ नेशनल एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट aggregate having the necessarily to be a value in terms of the market price in order to add them together into the meaningful aggregate। यहाँ पे हम meaningful aggregate की बात यहाँ पर कर रहे हैं। But due to the change in the market price over the टाइम वैल्यूएशन द टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस क्रिएट अ प्रॉब्लम। अब इससे क्या होती है, मार्केट प्राइस में होने वाली उथल पुथल से यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट कभी भी सस्टेन नहीं रहता है, उसमें हमेशा आप बोलते हो चेंजेस होते रहते हैं। उसी के आधार पे आप बोल सकते हो चेंजेस इन प्राइसेस भी होता रहता है। नॉमिनल एंड द रियल नेशनल इनकम में कुछ कुछ चेंजेस होते रहते हैं, बिकॉज करेंसी आपकी समटाइम स्ट्रेंथन हो जाती है एज कम्पेयर टू डॉलर, और कभी कभी वीक भी हो जाती है। तो उसके आधार पर इसमें कुछ ना कुछ आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द मार्केट प्राइस, जैसे जैसे मार्केट प्राइस में चेंजेस आते हैं, द रियल मैग्नीट्यूड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट एग्रीगेट्स ऑफ द डिफरेंट ईयर्स, और डिफरेंट ईयर में आपको इसमें भी जो एग्रीगेट प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। कैन नॉट बी कंपेयर्ड अनलेस दे आर रीवैल्यूड इन द टर्म्स ऑफ द प्राइस एज द सेम ईयर, जब तक कि उसी प्राइस ईयर पे ना आ जाए एज सेम, जब आपने एक तरीके से उसको कंपेयर किया था तब तक उसको सेम ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 11 और 12 का क्लियर होगा तो डेफिनेटली आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, कोई अगर आपका डाउट है तो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आई होप आपको समझ आया होगा।